अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। सुबह पाकिस्तान के इस सेट से रिजवान अली यावर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और आज का दिन तो 27 फरवरी है और सबको याद है 5 बरस हो गए इस आज के दिन को। और एक चीज़ है कि दुनिया अगर किसी चीज़ को बहुत आसान लेती है तो वो किसी न किसी गलत फहमी का शिकार होती है, और इसी गलत फहमी का शिकार थी मोदी हुकूमत भी। जब रिजवान। उन्होंने बाय द वे, पाकिस्तान में कोशिश की ना, जब एक हाँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फिर जिस तरह से शाहीनों ने जवाब दिया ना, तो उनको याद रहेगा कि चाय कितनी मजे की थी। हाँ, तभी मैं यही कहना चाह रही थी कि रिजवान टी इज़ वेरी फैंटास्टिक। लेकिन ज़रा अब हम रुख करते हैं पाकिस्तान की सियासत का, और फिर जो है हम रुख करेंगे पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया। और पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पाकिस्तान का दिफा करना जानती है, सरहदी हदूद का दिफा करना जानती है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो भी ऑब्वियसली जमहूरियत का जो अमल है वो मुस्तहकम हो रहा है, हुकूमत साजी की जानिब रवा दवा है। और कल एक बहुत अच्छा, एक तारीखी दिन था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़, ये ख़वातीन के लिए भी एक रोशनी की किरण है कि हम भी आगे बढ़ेंगे। और फिर जो उनका खिताब था, और ये एक हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि एक खातून वज़ीर आला, और इसने तमाम जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस को, तमाम जो इबहम थे उनको दूर कर दिया। और कल अगर हम इजलास की कार्रवाई की बात करें तो इजलास का आगाज़ हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने इजलास तलब किया था और बाकायदा वज़ीर आला के इंतखाब का प्रोटोकॉल था, उसके मुताबिक वोटिंग हुई। दोनों जानिब से उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से अपने उम्मीदवार को तब्दील किया गया था। राना आफ्ताब उनके उम्मीदवार थे, लेकिन उनको कोई वोट नहीं मिला। मरीम नवाज़ ने 220 वोट हासिल किए और वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। और जैसे आप कह रही थी ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो कल उनके खिताब में ये सबसे मज़ेदार बात है। अब देखिए कि एक तरफ उनके चचा हैं, एक तरफ उनके वालिद हैं, और एक तरफ गवर्नर पंजाब मलिक रहमान है। जब वो हल्फ उठा रही थी, और क्या खूबसूरत मंजर था कि उन पूरी क़यादत मुस्लिम लीग नून की, जो कि ज़िलाई भी है, सूबाई भी है और वफाकी क़यादत भी है, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और इन सब के सामने हल्फ उठाना यकीनी तौर पर, और फिर हल्फ से कबल जो उन्होंने खिताब किया कल असम्बली फ्लोर पर, उसमें इतने की पॉइंट्स थे, इतनी शानदार तकरीर थी कि जो उनके नाकदीन हैं वो भी उसको सराह रहे हैं कि इतनी मेच्योर तकरीर, और बजाय इसके कि वो तमाम पॉइंट्स डेवलपमेंट के वो इंतखाबात से कबल लोगों के सामने रखते हैं, वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान है, जो मंशूर है, वो सामने रखा है, रोड मैप दिया है कि हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जहां कल पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब होने का जो अमल था वो कंप्लीट हुआ, वहां पे सिंध असम्बली में भी इजलास हुआ और मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हुए। 112 वोट हासिल किए मुराद अली शाह ने, और बेसिकली MQM के अली खुर्शीद ने 36 वोट हासिल किए। जहां हम मरीम नवाज़ के हवाले से बात करें या हम जमहूरी अमल की मुस्तहकम होने के हवाले से बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पीसफुल तरीके से जो ओपोनेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जमहूरियत को मुस्तहकम करें। अब जो हमारा सबसे बड़ा मसला था, जो हम हमेशा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी बात करते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या स्टांस है, क्या मैनिफेस्टो है, वो था महंगाई। मरीम नवाज़ ने वज़ीर आला मुंतखब होते साथ 5 दिन के अंदर प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का क़याम का भी ऐलान किया है कि प्राइस कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मोनोपोली बन रही है या फ्री मार्केट है, ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा जो है इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से भी इकदाम शुरू हो गए हैं। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला मुंतखब। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि कल वज़ीर आला सिंध ने भी अपनी तकरीर में वही पॉजिटिविटी का पैगाम दिखाया है कि हमें तकसीम की तरफ नहीं जाना, हमें मसाइल को मिलकर हल करना है। अगर वो सिंध के वज़ीर आला हैं तो सिंध किसी एक का नहीं है, सबका सिंध है। दही सिंध, शहरी सिंध में तफरीक करना ये जायज़ बात नहीं। ज़रा मरीम नवाज़ ने भी कल बात की और उन्होंने ये भी कहा कि हम तकसीम की सियासत की तरफ नहीं जाएंगे। वज़ीर आला का दफ्तर पंजाब भर के तमाम शहरियों के लिए वज़ारत आला का दफ्तर है, और वो अपोजिशन अरकान के लिए भी उसी तरह से मौजूद है दफ्तर। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए कल का जो पैगाम था बड़ा वाज़ेह था कि जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी नुमाइंदगी करने का एजाज़ मिल रहा है मरीम नवाज़ को। और उन्होंने जो हल्फ उठाया उससे कबल जो गुफ्तगू की थी, उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि किसी की तज़हीक या किसी शख्स की तौहीन ये रेड लाइन होगी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की, और किसी को इजाज़त नहीं होगी। ख़ास तौर पर पुलिस का ना सिर्फ हमें जो
मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बदलना है, बल्कि जो रवैये हैं उनको तब्दील करने की जरूरत बिल्कुल, और रवैयों की तब्दील करने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं मरियम नवाज ने। और बेसिकली रिजवान यही लूप होल्स थे जिसपे पहले बहुत सी खवातीन डिस्कस भी करती थी कि आइंदा आने वाली हुकूमत पे कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद होंगी। अब ऐसे में जहां मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, उनका यही कहना था कि बेसिकली जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, मैं उनकी भी वजीर आला, और एक बहुत पॉजिटिविटी का ये पैगाम है, एक बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत लेकर चलने का ये पैगाम है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि एक तो पहली वजीर आला, जब ऑब्वियसली ये भी एक पूरी दुनिया की नजरें हैं इस चीज़ पे कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट को फ़रोग दिया जा रहा है, फिर एक खातून होने के नाते अपने चैलेंजेस को निगेट करना और ख़वातीन के लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने कुछ वाक़यात की मज़म्मत भी की कि ख़वातीन के साथ ऐसा नारवा सलूक नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से खवातीन के लिए भी बहुत खुशी का दिन है, और वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि खातून वजीर आला। चले अब कुछ हम नौजवानों के हवाले से बात करते चले, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खासतौर पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं, वहाँ पर फ्री वाईफाई की सहूलत फ्राहम की जाएगी। इस हवाले से भी उन्होंने कल मनसूबा था जो सामने रखा, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो फ्राहम किए जाएंगे नौजवानों को। फिर जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इलेक्ट्रिक बाइक्स, चाहे वो लड़कियां हों या फिर वो लड़के हों, उनको इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स दिए जाएंगे। माहौलियात के हवाले से भी कल अपने खिताब में मरियम नवाज ने इस सब्जेक्ट पर बात की। बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर रिहाइश, जो लोगों का एक बहुत, इस महंगाई के दौर में अगर रिहाइश की तरफ देखा जाए तो, और एक चीज़ जिसका इतराक उन्होंने किया कि स्पेस कम है, हमारे पास ज़मीन उस तरह से नहीं है, तो हमें वर्टिकल जाना होगा, हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकली हमें अब इसको एक्सपेंड करना होगा। बिल्कुल, और हर जिले में दानिश स्कूल का कयाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऐलान है, और खास तौर पे निज़ाम, और एक एक्चुअली ये पहले भी बहुत काम किया जा रहा है इस पे ऑलरेडी पंजाब में। और जब PMLN ने पहले भी जो स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम्स थी, फिर यूनिवर्सिटीज़ में उनको डिवाइसेस भी प्रोवाइड की गई साथ में, सिर्फ लैपटॉप्स नहीं बल्कि डिवाइसेस भी, ताकि वो इंटरनेट के यूजेज से आगे बढ़ सकें। इसमें फ्रीलांसिंग का अगर फ़रोग दिया जा सके, या यूथ के लिए काम के हवाले से बात करें तो PMLN ने पहले भी बहुत से इकदाम किए हैं, और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि जो यूथ के लिए ये मसाइल हैं जो हल किए जाएंगे। खास तौर पे जब एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम बात करते हैं, फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी तक रसाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली ये है। अब हम एक और जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी कल की तकरीर में मरियम नवाज ने ऐलान किया कि हमें सोलराइजेशन की तरफ जाना है, लेकिन जो 300 तक यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हुकूमत रियायती निर्खों पर सोलर सिस्टम फ्राहम करेगी, जो कि हमारे माहौल के लिए भी अच्छा होगा। और फिर जो बिजली महंगी पैदा करते हैं, पाकिस्तान ने जनवरी में सिर्फ फर्नेस ऑयल की मद में बहुत ज़्यादा महंगी बिजली पैदा की, और उसकी वजह से फिर खबरें ये भी हैं कि अब जब फर्नेस ऑयल महंगा होगा, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, बिजली इस्तेमाल ज़्यादा होगी, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। तो हमें भी थोड़ा सा म्याना रवि की तरफ भी जाना है और बचत की तरफ जाना है। पाकिस्तान टेलीविजन का एक पैगाम है, बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। बिल्कुल जनाब, जहां हम कौम की बात कर रहे हैं वहां पे अब हम जरा रुख करते हैं सिंध का। और मुराद अली शाह जिस तरह सिंध के 25वें वजीर आला जो है मुंतखब हो गए, अपनी बारी के हवाले से बात करें तो तीसरे वजीर आला वो मुंतखब हुए हैं। सो उनको भी कल 112 वोट हासिल हुए, जबकि उनके ओपोनेंट जो MQM के अली खुर्शीद थे उनको 36 वोट मिले हैं। अली खुर्शीदी कल मुकाबले के लिए मौजूद थे, और ये एक कॉन्टेस्ट हुआ, जमहूरी अमल था, बाकायदा इजलास जो कि बुलाया गया। अवैस कादिर शाह जो कि स्पीकर मुंतखब हुए, 9 मुंतखब स्पीकर हैं सिंध असेंबली के। और आप देखिए कल मानूर जो सबसे ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो बहुत अच्छी लगी एक तवील अरसे के बाद, कि हमारी असम्बलीज़ में, पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, दोनों में हमें जो माहौल था वो इंतहाई पुरअमन पुरसुकून, कुछ नारेबाजी तो हुई जो सियासी रवायात भी हैं, लेकिन इसके अलावा जमहूरियत का हुस्न भी है। हाँ, जो गुफ्तगू की गई वज़ीर आला की जानिब से, दोनों वज़ीर आला की जानिब से, उसको सुना भी गया और उसको सराहा भी गया। हाँ, पंजाब में बाइकआउट किया गया अपोजिशन की जानिब से, लेकिन सिंध में हमने देखा कि जो अरकान मौजूद थे उसमें भी वज़ीर आला सिंध ने यही पैगाम दिया कि वो तमाम लोगों के और इस ऐवान के वज़ीर आला हैं, और वो इस असेंबली को जवाब दें, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे
नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, तो जवाबदेह होने का तरीका भी यही है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके सवालात उनकी कमेटीज को जवाब अच्छा दिया रिजवान, ये जाएगा। बहुत मेच्योर स्टांस है जो मुराद अली शाह की जानिब से सामने आया, और यही मेच्योर स्टांस एक लीडर से रिक्वायर्ड होता है, एक रहनुमा से रिक्वायर्ड होता है, एक इलेक्टेड लीडर से रिक्वायर्ड होता है कि जब वो एक पोजीशन पे आए तो वो सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बल्कि उन लोगों को भी जो कि उनके ओपोनेंट रहे हैं उनको सपोर्ट करें। और ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे आ रही और हैं। कल बहुत मुराद अली शाह ने भी जिक्र किया, मरीम नवाज साहिबा ने भी जिक्र किया कि इस तमाम तर सफ़र में हम ओवरनाइट देखते हैं कि एक शख्स वज़ीर आला मुंतखब हो गया और हम कहते हैं जी कि ये वज़ीर आला बन गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत सारा एफर्ट होता है, बहुत तवील सफ़र होता है। 2002 में पहली दफ़ा मुराद अली शाह मुंतखब हुए थे अवामी नुमाइंदे के तौर पर, सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे, और 2016 में पहली दफ़ा वो वज़ीर आला बने। लेकिन इससे कबल उनकी तालीम, उनकी वो सियासी सफ़र, सियासत में नहीं आना चाहते थे, इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। फिर एक मौका था जब मरीम नवाज़ भी अपनी वालदा का जिक्र करते हुए आबदीदा हुई, और कल मुराद अली शाह भी जब उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया उसमें भी उन्होंने सबसे पहले अपने वालदैन का जिक्र किया, और बाकी तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र बाद में किया, सियासी क़यादत का, कि उनके वालदैन अगर होते तो वो कितने खुश होते कि ये जो जिम्मेदारी है, इससे डर भी लगता है कि अगर खुदा न खासा किसी किस्म की कोई चूक हो गई तो फिर हमारे साथ जो हमारा हिसाब किताब कैसे करेंगे, या फिर अगर कोई नेग्लिजेंस हो गई तो उसके लिए हम लोग हमसे पूछ सकते हैं और फिर खुदा ताला भी पूछेगा। तो लिहाजा इस जिम्मेदारी वाला काम भी, और हम दुआ गो हैं कि दोनों वज़ीर आला जो मुंतखब हो चुके हैं और 2 वज़ीर आला मुंतखब होने वाले रहते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के, ये तमाम अपने अपने सूबे में, अपने अपने इलाके में तमाम लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की फलाह के लिए जो इनके जहन में मंसूबे हैं, जो इनकी काबीना के मंसूबे होंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बिल्कुल जनाब। और रिजवान, अब जरा रुक करते हैं सियासी क़यादत से अस्करी क़यादत का, और टी इज़ फैंटास्टिक, आज 27 फरवरी सरप्राइज डे मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है एक जी? जुमला तो मेरे आज ये हमें जम गया था कि एक चाय के कप की कीमत मोदी तुम क्या जानते। और बेसिकली आलमी मीडिया ने भी यही कहा कि एक चाय के कप के लिए इंडिया ने अपने तैयारे की कीमत अदा की। जी जनाब, हम एक दो तैयारों की ऑब्वियसली, और साथ में एक पायलट की भी, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया और ये बताया कि पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है और पाकिस्तान हमेशा अमन का, प्यार का पैगाम देता है। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो वो ऐसे नहीं जाता, उसको हम चाय पिला के भेजते हैं, और वो भी इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की चाय की क्या बात है। 27 फरवरी 2019 ये तब की बात है जब भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश की, आलमी मीडिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन इस हवाले से आलमी मीडिया ने भी भारतीय झूठ को बेनकाब किया और कहा कि भारत ने जो पुलवामा फॉल्स फ्लैग किया था उसमें एक दरख्त, एक कौवा और इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। पाकिस्तान ने 27 फरवरी को अपनी मर्जी से, अपने ऑप्शन के तौर पर सरप्राइज दिया भारत को, और भारत को ट्रैप करते हुए पाकिस्तान ने 2 तैयारे उनके मार गिराए, जिसके बाद एक पायलट भी हमारे हाथ आए थे। अब पायलट जब पाकिस्तान के हाथ आ गए, अभिनंदन। अच्छा, बेसिकली रिजवान, हुआ भी ये है कि उन्होंने भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, और हमारी अस्करी क़यादत अपनी हदूद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जानती हैं, और भारत ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को ट्रैप करे, पाकिस्तान का नाम ख़राब करे, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान में स्ट्राइक करे। लेकिन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया, तैयारे 2 मार गिराए और एक पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया। जहां पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया तो वो जो मनाजिर थे वो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है और इतने पसंद किए जाते हैं कि जैसे ही अभिनंदन गिरे उनको लोगों ने पकड़ा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और वो जो एक सिचुएशन थी कि एक और चीज़, पाकिस्तानी अवाम की मेच्योरिटी, पाकिस्तानी अवाम का फराग दिली देखें कि ये पता था कि अपनी हदूद पे कोई दुश्मन आ रहा है लेकिन उसको मारा नहीं। जब अभिनंदन को भी पकड़ा और पाक फौज ने उनको लेके गए तो लोगों ने वेलकम जो कर रहे थे, जब वहां से फौज की गाड़ियां जा रही थी तो पूरी उस जगह पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो महफूज हाथों में है। और सरप्राइज डे है आज 27 फरवरी। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी दिखाते, लेकिन जब हमने अभिनंदन को वापस किया तो बहुत सारे लोगों ने उस पर एक क्वेश्चन भी किया कि अभिनंदन को वापस क्यों कर दिया। पाकिस्तान की बहुत वाज़े ये पाकिस्तान का स्टांस है कि पाकिस्तान पुरअमन बकाया बाहमी का दाई है। पाकिस्तान अमन चाहता है, तमाम लोगों के साथ
हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे और चैलेंजेस हैं जिनसे हमने निपटना है। लेकिन अगर कोई हमारे इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझेगा तो फिर उसे मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और ये पहली दफ़ा नहीं है और आखिरी दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के मजमूम मज़ाहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया और है। बेसिकली उसके आइंदा गलती की तब भी ऐसा होगा। और 60 घंटे बाद जो है वो अभिनंदन को खैर सगाली के पैगाम के साथ वापस तो भेज दिया, लेकिन ये जो ऑपरेशन है जिसका नाम पाकिस्तान फिजाइया ने, पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट रखा, इसके हवाले से भी आपको बता दूं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट था। जो चाय पिलाई गई, उन्होंने कहा कि हाउ वाज द टी, उन्होंने कहा टी इज़ फैंटास्टिक। अब टी इज़ फैंटास्टिक का जो हैशटैग था वो ट्विटर पर 36 घंटे तक ट्रेंड करता अभी रहा। तक ट्रेंड कर रहा है 36 घंटे। आज तो obviously 5 ट्रेंड साल हो करेगा। गए, छठा साल शुरू हो गया, अभी तक आज ट्रेंड तो कर रहा है। ट्रेंड करेगा, कहीं भी obviously। चाय का जिक्र होता है तो अभिनंदन लोगों को याद आते हैं। रिपोर्ट देखते हैं जी, रिपोर्ट के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद करते हुए भारत का जारहाना गुरूर खाक में मिलाया। वतन अजीज के जाबाज शाहीनों ने बालाकोट पर की गई भारतीय मजमूम मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसका जवाब हमारे जाबाजों ने दिन की रोशनी में दिया। इस मार्के में पाकिस्तान ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वापस कर दिया। पाकिस्तानी कौम इस दिन को फतह के तौर पर मनाती है और अपने जाबाजों को खिराज तहसीन पेश करती है। जी जनाब, पाकिस्तानी कौम इस दिन को फतह के तौर पर मनाती है और अपने जांबाजों को खिराज तहसीन पेश करती है। 27 फरवरी सरप्राइज डे, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, आज हमारे लिए फतह का दिन है और हम सिर्फ इस चीज़ की फतह या इस चीज़ की खुशी नहीं मनाते कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदी हदूद का दिफा किया, बल्कि हम इस चीज़ की भी खुशी मनाते हैं कि हम इतना बड़ा दिल रखने वाली कौम हैं कि हमने खैर सगाली के पैगाम के साथ 60 घंटे के बाद जो हमारे पास मेहमान आए थे, भारतीय मेहमान जिन्होंने हमारी हदूद पर कब्जा किया, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको ये पैगाम दे के भेजा कि ना तो आप नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना हम आपको पहुंचाने देंगे, लेकिन हम खित्ते में अमन भी चाहते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। वो आए किसी और तवक्को के साथ थे, मेहमान तो हमने बनाया उन्हें। हाँ, यही बात है ना, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी मेहमान नवाजी की रिवायात भी, और इसके बाद फिर दुनिया में इन मेहमान नवाजी की रिवायात को और फरोग मिला, लोगों को और पता चला कि पाकिस्तानी अगर कोई गलत नीयत के साथ भी आएगा तो हम चाय उससे भी पिलाते हैं, लेकिन फिर चाय पिलाने के साथ उससे ये पैगाम देते हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम। वैसे ये पैगाम तो उनको अच्छे से मिल गया था जब 2 तैयारे गिराए पाक फिजाइया ने, और काफी अर्सा तक तो मोदी को मानती भी नहीं रही कि ये तैयारे उनके थे या उनके जब तक अभिनंदन का बयान नहीं आया। फिर अब देखिए, सोने पे सुहागा ये है कि भारतीय हुकूमत ने अभिनंदन को इस जो उनका तैयारा गिरा, पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उन्होंने अपनी आवाम को धोखा देने के लिए उन्हें हीरो बनाकर पेश किया, जैसे कि लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, जबकि पूरा भारत जानता है कि उस दिन क्या हुआ था और किसकी फतह का दिन है। फिर अब इस तरह की कवर स्टोरीज के बाद तो आप अपनी हजीमत नहीं मिटा सकते। लेकिन उसके बाद हुआ भी ये कि विद इन भारत भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि किस चीज का आप हीरो बना के पेश कर रहे हैं। तो घटाई ये है मानो कि नहीं मानते, वो नहीं मानते, लेकिन उनको हमने बनवाया भी है, सबक भी दे दिया है, अब वो सबक याद कर रहे हैं। दोबारा ऐसा किया तो फिर, और ये सबक पूरी दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, अपनी सरहदी हदूद की तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना जानता है, लेकिन साथ में खित्ते में अमन भी चाहता है। वो इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है और पाकिस्तानी कुछ ख़वातीन के हवाले से भी हमने प्रोग्राम का स्टार्ट किया वज़ीर आला से। इसके साथ साथ बहुत मज़ेदार सी खबरें, बहुत मज़ेदार सी बातों के साथ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है।
जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन। देखिए हाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग स्मार्ट इन स्मार्ट वर्ल्ड। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। सुबह पाकिस्तान में हम अब जो बात करने जा रहे हैं उस पर हम बात तो करते हैं हमेशा। अगर हम इलेक्शंस के हवाले से बात करें तो प्री इलेक्शंस भी हमने बात की। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो या एकेडेमिया से रिलेटेड लोग हों तो हम बात करते हैं। हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपडेट भी आपको करते रहते हैं कि क्या खबरें हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। लेकिन अब मौसमियाती तब्दीली में कुछ हमारे हीरोज़ हैं और वो काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर्स हों, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हों। विलन भी हैं कुछ। विलन भी हैं कुछ। हाँ, विलन तो कुछ हम विलन सभी हैं, कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं, लाइट्स ऑफ नहीं करते, जहां से निकलते हैं वहां पे एसी या हीटर लगा रहने देते हैं। अब अगर हम रुख करें गर्ल्स गाइड का, तो गर्ल्स गाइड हम देखते हैं कि बहुत काम करती हैं। वैसे भी बच्चियों में फिजिकल एक्टिविटीज़ को फ़रोग दिया जाता है, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, उनको दूसरों की मदद करना सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दूसरों की मदद नहीं, अपने माहौल को अच्छा रखना, साफ़ सुथरा रखना और ख़ास तौर पे ऐसे इकदाम करना जो माहौलियाती तब्दीली को ख़त्म या मैनेज करने में, ऑब्वियसली ख़त्म तो हम नहीं कर सकते लेकिन मैनेज करने में बहुत कारआमद साबित होती है। मानूर, ये तमाम तर चीज़ें अगर हम मौसम की बात करें, माहौल की बात करें तो ये, और जो हमारे रवैये हैं उनकी बात भी करें तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड हैं हमारे फ्यूचर के साथ, हमारा मुस्तकबिल। और अगर हम मुस्तकबिल की बात करते हो तो ये प्यारे प्यारे से चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, मासूम चेहरे जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, हमारे बच्चे हैं। और इन्होंने पाकिस्तान का, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की बागडोर संभालनी है। तो इनको महफूज माहौल, महफूज मुस्तकबिल फ्राहम करना इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है। और इसके लिए जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं। जो एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये पाकिस्तान गर्ल्स गाइड की जानिब से है, पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन की जानिब से है। और इसका मकसद क्या है? बच्चों को आगाह करना। और इसके साथ साथ चूँकि बच्चे जो स्कूल में या फिर जो अपने कैंप्स में सीखते हैं, कैंपस में सीखते हैं, वो लेके जाते हैं पैगाम घर, पेरेंट्स को बताते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। बिल्कुल, और ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है कि जब बच्चों से पेरेंट्स सीख रहे होते हैं और ख़ास तौर पे छोटी छोटी चीज़ें आपको बच्चे मना कर देते हैं। जब आप गाड़ी से बाहर कोई रैपर फेंकते हैं तो बच्चे फ़ौरन आपको मना कर देते हैं। और वो एक बहुत खुशी का मकाम होता है कि हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जिन्होंने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, वो बहुत सेन है, वो समझदार है, उसको पता है कि मैंने कैसे अपने मुल्क का, अपने शहर का ख्याल रखना है। अब जहाँ पे हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, गर्ल्स गाइड के हवाले से बात करें तो देख के उनको खुशी होती है कि बहुत यंगर एज से लेकर बड़ी एज तक भी ख़वातीन बहुत एक्टिव हैं फिज़िकल एक्टिविटी के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से। और हमारे दरमियान भी एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनको देखकर हम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। हमारे दरमियान नेशनल कमिश्नर पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन मारिया मऊद साबरी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का माशाल्लाह। ये जो हम बात कर रहे थे मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली और साथ साथ हमारे मिजाज की तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं गर्ल गाइड्स के हवाले से, और ये वो सिलसिला है जो रुकता नहीं है, ये इंटरवल्स के साथ चलता रहता है पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में, खित्तों में। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए कि ये कितना ज़रूरी है इन बच्चों को आगाह करना। देखिए, बच्चे से है ना, उनको सिखाना बहुत आसान होता है, उनके दिमाग फ्रेश होते हैं। और फिर गर्ल गाइड्स का मकूला है कि लर्निंग इज़ फन एंड लर्निंग बाय डूइंग। हम लेक्चर वगैरह नहीं देते, हम बच्चों को बता के और उनको सरगर्मियों में लाते हैं। जब बच्चे छोटी सी भी चीज़ करते हैं और उसको अच्छी तरह करते हैं तो जो उनमें जो कामयाबी का एहसास होता है वो उनके साथ रहता है, वो एक्टिविटी करने से उन्हें याद रहता है। और इसलिए फिर माहौल की जो हमारी कोशिश है कि माहौल से मुतालिक जो अच्छे रवैये हैं वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। और फिर हमारी हर एक्टिविटी का ये होता है कि जो भी गाइड सीखती है उसको कम से कम 4 लोगों के साथ उसको जाके वो मालूमात बतानी होती हैं, वो पैगाम पहुंचाना होता है। और 4 में उसकी सहेलियां भी हो सकती हैं, क्लास की दूसरी लड़कियां, घर के लोग, तो इस तरह फिर पैगाम आगे फैलता है, मल्टीप्लाई होता है। जी बिल्कुल। मारिया साहिबा, अब जैसे हम माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बात करें, कुदरती और हम देखते हैं कि मैन मेड डिज़ास्टर, इसमें गर्ल्स गाइड क्या किरदार अदा कर रहे हैं? रवैये ही तब्दील किए जा रहे हैं या प्रैक्टिकल और भी काम किए जा रहे हैं रवैये तब्दील करने के नहीं, साथ? प्रैक्टिकल काम हम बहुत कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आफात होती हैं, जैसे पिछले दिनों सैलाब आया तो हर सब लोग बहुत चीज़ें वगैरह पहुंचाते हैं ज़रूरत, लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। और फिर जब हमारे ग्रुप्स वहाँ जाते हैं तो हम फिर उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तसल्ली देते हैं, बच्चों के साथ छोटी छोटी सरगर्मियाँ करते हैं जिससे उनका ट्रॉमा कम हो, उनका कुछ दिल बहले। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूँ, हमारी एक टीम गई तो वहाँ पे एक बच्ची बैठी रो रही थी, तो उससे उन्होंने जाके बात की तो उसने कहा मेरा घर वाला कोई नहीं है, मुझे इतनी सख्त भूख लग रही है, जब खाना आता है तो ये बड़े बड़े लोग आगे चले जाते हैं, मुझे मिलता नहीं है। फिर देखिए, एक और ख़ातून अपने खेमे में बेचारी बैठी हुई थी, वो इद्दत में थी, उसके शौहर का सैलाब में इंतकाल हो गया था। अब उसका ख्याल में उसकी इद्दत बहुत ज़रूरी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उन तक खाना ही नहीं पहुँचता था, क्योंकि वही जब खाना आता है तो जो बड़े बड़े लोग थे वो आगे बढ़ के, तो हमारी जो टीम्स जाती हैं लड़कियों की, उनकी कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम उनकी ज़रूरियात की चीज़ें लेके जाएं, और फिर हम ख़वातीन की ज़रूरियात का ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं, उसके उस जगह के, उस माहौल के, उसके मुनासबत से चीज़ लेके जाते हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें शहरों में तो ठीक रहती हैं लेकिन उस माहौल में नहीं चलती ना, लिबास का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ के साथ हम जाके ख़वातीन और बच्चों से मिलते हैं, उनकी तसल्ली करते हैं, उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में करते हैं, खेल उनके लिए लेके जाते हैं ना। बच्चे खाली बैठे होते हैं, आप एक गेंद दे दें उससे 10-12 बच्चे मसरूफ़ हो जाते हैं ना, तो हम ख़ास ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। उसके अलावा माहौल की तब्दीली में हमारा एक तो शजरकारी का बहुत बड़ा है। पिछले 2 सालों में हमारी लड़कियों ने 1 लाख से ज़्यादा दरख्त लगाए हैं, और ये सिर्फ दरख्त लगाने तक बात ख़त्म नहीं होती, दरख्त की नशोनुमा और देखभाल भी करनी होती है। तो क्योंकि अब स्कूल में और इर्द गिर्द हम ज़ाहिर है लड़कियों को दूर दराज जगहों में तो नहीं लेके जाते, तो वो सब दरख्त जो हैं, पौधे ऐसी जगह लगते हैं जहाँ लड़कियाँ उनकी देखभाल कर सकें, पौधे ख़त्म ना हों। फिर उसके अलावा आपको भी अंदाज़ा है कि एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्लास्टिक का जो इस्तेमाल गैर ज़रूरी हो रहा है, तो उसके लिए हमारी बहुत बड़ा कैंपेन है जिसको एक बल्कि वर्ल्ड लेवल का बैज है, प्लास्टिक टाइट टर्नर। उसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इस्तेमाल को मना करते हैं, तो हम लड़कियों को बताते हैं, वो अपने लिए कपड़े का बैग सी लेती हैं घर वालों के लिए, और वो बैग भी हम कोशिश करते हैं कि जैसे किसी पुराने घर की चादर है, पुरानी कमीज़ है, क्योंकि हमारा इस पे बहुत है रिड्यूस एंड रीयूज़ पे ना, तो कूड़ा करने। देखिए, अब हमारी गाइड हाउस में अभी हमारा थिंकिंग डे हुआ, कोई भी फंक्शन हो, हम किसी किस्म के जूस के डिब्बे वगैरह सर्व नहीं करते कि उससे कूड़ा बढ़ता है। स्ट्रॉ से प्लास्टिक का नेसेसरी इस्तेमाल होता है। हम शरबत बना के कूलर्स में रखते हैं, बच्चे ग्लासेस में पीते हैं, वाटर बॉटल में करते हैं। फिर उसके अलावा
हम लोग बच्चों को कूड़े की सॉर्टिंग बहुत सिखा रहे हैं कि कूड़ा सही तरह अलग फैलाया जाए, ताकि जो इस्तेमाल के काबिल है, जो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है या जो जानवरों को दिया जा सकता है। और उस सिलसिले में हमने कुछ एक और पाक फौज की अहम कार्रवाई के बारे में अपने तमाम नाज़रीन तक खबर पहुंचाते चले। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फिजाइया का क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फिजाइया का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिल गई हैं। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फिजाइया की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है, जो इस बात की तस्दीक करता है ये क्वाडकॉप्टर भारतीय फिजाइया का है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फिजाइया का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिली हैं। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फिजाइया की एक यूनिट का निशान भी मौजूद है, जो इस बात की तस्दीक है कि क्वाडकॉप्टर भारतीय फिजाइया का है। बाखबर रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। क्या क्या आते हैं, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, डिफरेंट अपना फैमिली नॉर्म्स एंड सेटअप्स देखे होते हैं। नहीं, वो तो सब है, लेकिन चूंकि हमारा काम अपने छोटे लेवल पे शुरू होता है, अपने स्कूल में होता है, तो उसमें वहाँ पे वही माहौल होता है सबका तकरीबन। टीचर भी उनकी अपनी होती है। जब हमारे नेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने ऑल पाकिस्तान कैंप किया, उसमें पूरे पाकिस्तान से, उसमें बहुत चैलेंजेस आए। लेकिन देखिए, वो चैलेंजेस फेस करना भी एक, अब हमारे पास जैसे खाने का ही था, गिलगित की लड़कियां कहती थी मिर्चें ना हो, पंजाब की लड़कियां कहती थी मैम कुछ तो चटपटा कर दीजिए। तो लेकिन यही फिर हम उन्हें सिखाते हैं कि यही फ़र्क है और एक दूसरे के फ़र्क को समझ के चलना है। और फिर एक हफ़्ता क्या 5 दिन के कैंप में आखिर में इतनी दोस्तियाँ हो जाती हैं कि एक समझिए कि नेशनल यूनिटी और नेशनल हार्मनी का बेहतरीन नमूना बन जाता है। बिल्कुल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये जो नेशनल यूनिटी या हार्मनी होती है, ये इसी तरह से होती है जब हम फ़र्क मिटाने की बात करते हैं, उस फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ वक्त साथ गुजारें और फिर उस फ़र्क को समझने की कोशिश करें कि फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, जिसको हमने इख्तलाफ बना लिया है या बिल्कुल ही तफरीक पैदा कर दिया, तो वो इतना फ़र्क नहीं है। अब ये जो हमारा मुस्तकबिल है, जिससे हम बात करें, बच्चों की बात कर रहे हैं, एक तरफ बॉय स्काउट हैं जो इसी तरह से लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर गर्ल्स गाइड है। लड़कियों की खासियत ये है, और हम नहीं कहते, ये बड़े बड़े जो आलम हैं, जो इल्म पर उबूर रखते हैं, उनका भी ये मानना है, जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनका भी ये मानना है कि अगर आपने कोई चीज़ महफूज रखनी है, किसी चीज़ को आपने इसी तरह से परवान चढ़ाना है, वो आपका कुंबा हो, वो आपका घराना हो, वो आपका मुस्तकबिल हो, वो आपकी अगली नस्ल हो, वो आपका दफ्तर हो, ख़वातीन से ज़्यादा बेहतर किसी चीज़ को कोई नहीं संभाल सकता। तो अब गर्ल्स गाइड का मुस्तकबिल को लेकर हम, जो ख़ास तौर पर माहौलियाती तब्दीली है वक़ू पज़ीर हो रही है, इसको सेव करने के लिए गर्ल्स गाइड कितनी एक्टिव हैं, कितनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं और कितनी पुरज़म हैं? देखिए, हम लोग पुरज़म बहुत हैं और हम माहौल पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं। आजकल जिसकी बात हो रही है, लेकिन हमने उससे बहुत पहले से काम कर दिया। और हम लोगों का ये तरीक़ा है कि हमारे प्रोग्राम में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिस पे जब लड़की वो करती है तो उसको बैज मिलता है। अच्छा। अब वो बैज वो बहुत प्राउडली अपने यूनिफॉर्म पे पहनती हैं, वही उनका इनाम है। और उनको एक कंपटीशन होता है कि कौन कितने बैजेस। तो उसमें हमने अरसे से, हमारा तवानाई का बैज है कि आपने तवानाई को किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको सही इस्तेमाल की ज़रूरत है। फिर हमारा वाटर बैज है कि आपने पानी का, इसमें पानी की सफाई किस तरह रखनी है, पानी के इस्तेमाल में किफ़ायत शुआरी होती है। फिर हमारा किचन गार्डनिंग हम बहुत प्रमोट करते हैं, माहौलियात की। जैसे मैंने आपको बताया, कूड़े का जो अब ये रिड्यूस रीयूज़ का है, इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं ना, क्योंकि कूड़ा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है प्लास्टिक के इस्तेमाल पे। फिर ये जो कारामद अशिया बनाना एक बेकार चीज़ से, ये हमारा बहुत पुराना प्रोग्राम है। बच्चे शुरू से कोई
कागज़ से हम लोग सिट अपॉन बनाते हैं कि अपने कैंप के दौरान उस पर बैठ सकें, अखबारों से, पुराने कपड़ों से खिलौने बना रहे होते हैं। तो हम छोटे छोटे एक्शन से हमारी कोशिश है कि एक बड़ा एक तरबियत का एक बन जाए ना। तो सही। उसमें मैंने जैसे बताया तवानाई वगैरह इन सब पे हम बहुत काम करते हैं। मारिया साहिबा, एक और चीज़ कि जब हम देखते हैं कि अब स्कूल्स में डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो क्या अभी स्कूल सारे ज़्यादातर जिस तरह पहले होता था कि पहले खुद स्कूल्स की ये रिक्वायरमेंट होती थी, इंतज़ामिया फरमाइश करती थी कि गर्ल्स गाइड के साथ एसोसिएट हो, और नंबर्स दिए जाते थे, नंबर्स खास भी तौर दिए पर जाते थे, बच्चों को। बच्चियों को सिखाया जा सके, क्या अभी ऐसा है या स्कूल्स का थोड़ा सा जो है अब टिल्ट कहीं और है? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है स्कूल्स का ना, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। असल में देखिए जो सब प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग ज़रा ग्लैमरस एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं ना। गाइडिंग जो है हम लोग खामोशी से काम करने की उसमें है। तो इसलिए हमारी मेंबरशिप, लेकिन अब माशाल्लाह पिछले 2 सालों में काफ़ी मेंबरशिप बढ़ी है। कोविड के बाद आपके हालात बदले, लेकिन ये कि अभी 1,40,000 मेंबरशिप है जो पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से नाकाफ़ी है। लेकिन हमें नए इलाक़ों में जाने की ज़रूरत है, लेकिन मसला ये कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमारा काम वैसे तो स्कूलों में टीचर्स सब वॉलंटरली करती हैं, जो टीचर गाइडिंग एक्टिविटी स्कूल में कराती है वो एज अ वॉलंटियर कराती है, लेकिन एक हमारे पास एक टीम है स्टाफ की जिन्हें हम ट्रेनर्स कहते हैं, और वो जाके उनको ट्रेनिंग देती हैं, फिर उनकी मेंटरिंग करती हैं, वक्तन फ़वक्तन विज़िट करती हैं, मदद देती हैं, नया प्रोग्राम शुरू करवाती हैं। फिर आपको ज़रूरत होती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो ताकि स्कूल्स मिलें, कोई सेलिब्रेशन में कुछ में, तो उसके लिए फिर हमें ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास कुल 40 ट्रेनर्स हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, तो हमें स्टाफ की और ज़रूरत है। उसमें फिर अब हम चूँकि गवर्नमेंट से फ़ंडिंग लेते हैं तो वो फिर फंडिंग वगैरह के मसाइल होते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए स्टाफ और चाहिए। अब माशाल्लाह मारिया साहब, आप इतने तवील अरसे से गर्ल गाइड एसोसिएशन के साथ रहना, फिर गर्ल गाइड होते हुए हम देखते हैं कि स्कूल की ज़िंदगी, कॉलेज की ज़िंदगी, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों की ज़िंदगी तब्दील होती है, और जैसे ही तालीम के स्टेप्स आगे बढ़ती हैं तो घर में पाबंदियाँ जैसे बड़ी होती है तो पाबंदियाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हों या फिर रवायती तौर पर भी हों। तो उसमें ये होता है कि जो एक्टिविटीज़ उन्होंने सीखी होती हैं वो कहीं ना कहीं इसको ड्रॉप कर देती है। यहाँ पे तो डॉक्टर्स को हमने देखा है कि वो पूरे 5 साल के MBBS करने के बाद घर में बैठ जाती हैं और फिर प्रैक्टिस नहीं करती, जिसकी वजह से ख़वातीन डॉक्टर्स की भी कमी होती है। इस चीज़ पे इस चीज़ को कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए कि जिन्होंने सीखा है एटलीस्ट वो अपने इलाके में, अगर वो टीचर भी नहीं हैं और वो जॉब भी नहीं कर रही हैं, तो कम से कम अपने इलाके में जो मौजूद स्कूल है, जो ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है वही प्रोवाइड कर दे। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए। इस तरह का बनना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक हमारा मकूला है कि वंस अ गाइड ऑलवेज अ गाइड। जो हम लोगों के साथ कुछ अरसा लड़कियां रहती हैं, जो रवैये और जो वो सीख लेती हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में वो जिस भी जाएँ, जॉब में जाएं, उसके फ़र्क नज़र आता है। अब मैं अपने जब से मैं 3 साल से नेशनल कमिश्नर हूँ तो मुझे जगह जगह मिलने का मौका मिलता है, तो जो लोग कभी गाइड रही हों ख़वातीन, वो इतनी खुशी से आके मिलती हैं और बताती हैं और आपको फ़र्क नज़र आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा छोटी एज की गर्ल्स गाइड में कौन सी बच्ची है और सबसे ज़्यादा बड़ी एज की, या कोई एज होता है रिस्ट्रिक्शन? हम 6 साल से शुरू करते हैं, 6 साल से 11 साल समझे प्राइमरी स्कूल की, जो उनको हम जूनियर गाइड कहते हैं, उनकी तमाम सरगर्मियाँ उनकी उम्र के हिसाब से होती हैं। फिर हमारी गर्ल गाइड सेकेंडरी स्कूल होती है, 11 साल से लेकर 15 साल के 15 भी 16 समझे कि छठी से लेकर मैट्रिक तक की बच्चियाँ, उनकी एक्टिविटीज़ उनके हिसाब से होती हैं। कॉलेज में जाके हम उन्हें सीनियर गाइड्स कहते हैं, वो 15-16 साल से शुरू होती हैं। उनको हम जिम्मेदारी ज़्यादा देते हैं, उनको कम्युनिटी वर्क ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो बड़ी हैं और उनमें ये सलाहियत है। और उसके बाद हमारा यूथ फोरम है, तो जो सीनियर गाइड्स वगैरह जैसे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है तो वो फिर हमारे साथ यूथ फोरम में शामिल हो जाती हैं, और उसमें हमारी साल में एक आध एक्टिविटी, बाकी ऑनलाइन कुछ करते हैं। फिर उसके अलावा हमने एक प्रोजेक्ट स्टे सेफ शुरू किया है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें हम 4 अपने मौजूदा सोशल इश्यूज़ लिए हैं। एक तो है एश्योरिंग पर्सनल सिक्योरिटी, फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी, तीसरा ड्रग अब्यूज़ और चौथा इमोशनल वेलबींग। तो वो हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ भी प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, तो अल्लाह ताला का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद भी करेगा। और एक बड़ी मज़ेदार बात जो आपने की ना कि जो ख़ास तौर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ज़रा ग्लैमरस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, या फिर जो तशहीर जिसकी ज़रा हो सके, जिसको ज़रा लोग देख सके,
लेकिन पर्सनली एक चीज़ जो मुझे फील होती है कि किसी इंसान की मदद कर देना, किसी की ज़िंदगी बेहतर कर देना है, किसी की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली ले आना कि वो अल्लाह ताला के साथ साथ किसी अपने उस वसीले का भी शुक्रगुजार हो और आप वो वसीला बन रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ और क्या हो सकती है? बिल्कुल जनाब, और इससे सिर्फ जो है पर्सनल लाइफ नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत बेहतरी आती है जब आप social किसी life। के लिए काम करते हैं। सोशल लाइफ के लिए भी ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, तो आप में एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। और ऐसे हमारे दरमियान ख़वातीन, ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो कि बच्चियों को इस तरफ राग़िब कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं हेल्दी एक्टिविटीज़ की जानिब। और वी आर सो ऑनर्ड, और बहुत आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए मारिया साहिबा आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक और यू सो जितनी आप मच। खुश हैं वो हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे। और यही वो खुशी है जो दूसरों की मदद करके, और ख़ासतौर पर अगर हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता रहे हैं, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लेना ये तो कमाल है ही है, लेकिन अगर अपने साथ आप किसी और की ज़िंदगी बेहतर करते हैं तो ये तो फिर कमाल पे कमाल होगा। कहते हैं ना, है मकसद ज़िंदगी का औरों के काम आना, तो औरों के काम आए, अपने माशरे को बेहतर बनाएं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद वापस आते हैं। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। आज लगता है रिजवान कोई खुशी का दिन है, क्योंकि हम सुबह से बड़ी मज़ेदार सी बातें भी शेयर कर रहे हैं, खुशखबरियां भी शेयर कर रहे हैं, अच्छे दिन को याद भी कर रहे हैं। इसके चाय साथ का साथ जिक्र बार बार आ रहा है। चाय का जिक्र बार बार आ रहा है, और चाय का जिक्र, अब चाय में बड़ी जो है ना करामात ताकत। होती है, ताकत चाय होती है। सो चाय की दुकान चलाने वाले कराची के सोल्जर बाजार में अब वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, और मैं जिक्र कर रही हूँ बख्त मोहम्मद का। बख्त मोहम्मद ने तेहरान में होने वाले जो इवेंट है उसमें मुकाबला जीत कर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन बन गए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कराची केज फाइट लीग हो, किक बॉक्सिंग फाइट हो, किक बॉक्सिंग कोयटा, लियारी यूथ फाइट और कई ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में जीते, और अब तेहरान में ये इवेंट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब सुबह पाकिस्तान के मेहमान हैं और उनसे बात करेंगे, हमारे लिए एजाज़ की बात है। बख्त मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये तो बताइए कितने साल की मेहनत थी, और फिर चाय और ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट है इसका क्या कॉम्बिनेशन है? ये था कि जो चाय की जहाँ तक बात है, ये हमारे शुरू में फादर जो है ना इसी काम में बिल्कुल अपना ये करते थे, तो उसके बाद हमें पढ़ाया लिखाया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपने ये कभी फाइटर को देखता रहता था, उसको फॉलो करता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने एमएमए शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मंजिल तक जो है ना आया हूँ। बख्त मोहम्मद, ये बताइएगा कि साथ में आप अपना काम भी करते थे, चाय की दुकान भी चलाते थे, और अब साथ में प्रैक्टिस करना किस एज से स्टार्ट किया, कितनी मुश्किलात आई और दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? जी कॉम्प्लिकेशन तो आई थी, लेकिन यह था कि बस मुझे शौक़ था और कोशिश यही थी कि बस मुझे आगे बढ़ना ही है, बस दिमाग में यही था। तो सुबह जा काम भी करता था, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता था, यूनिवर्सिटी से आके तो 1-2 घंटे रेस्ट होने के बाद फिर क्लब जाता था। तकरीबन 8 से 11 तक ट्रेनिंग किया करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है ना अपना ट्रेनिंग को जारी रखा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो कम्युनिकेशन इन सबको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है ख़त्म किया। बख्त मोहम्मद, ये बड़ा ख़तरनाक खेल है, इसमें तो इंजरी के ज़रा चांसेस होते हैं। फिर सामने जो मुकाबले पे पहलवान मौजूद है या फाइटर मौजूद है, वो चूँकि फ्री किक बॉक्सिंग है और इसके अलावा फ़ाइट है, एमएमए आपने कहा मिक्स मार्शल आर्ट है, तो इसमें तो इंजरी ज़्यादा हो सकती है। बाकी भी तो खेल हैं, उनका इंतखाब क्यों नहीं किया, इसी खेल का इंतखाब क्यों किया? नहीं, शुरू में यह था कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, क्रिकेट खेलता था। हम लोग 4 भाई आपस में खेलते रहते थे। के अलावा पार्क वगैरह में मेरा छोटा भाई है जो कि अंडर 15 भी खेल चुका है राशिद लतीफ़ अकेडमी से।
और बड़ा भाई था, वो तकरीबन 12 ईयर उसने फ़ुटबॉल खेली थी, उनके साथ भी मैंने फ़ुटबॉल खेला करता। लेकिन बाद में जब मैं क्लब आया था परफेक्शन, तो वहाँ से मैंने बॉक्सिंग के लिए मैं आया था। मैं MMA के बारे में इतनी ख़ास नॉलेज नहीं थी मुझे, तो वहाँ से मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब देखा कि वहाँ पर ग्राउंड गेम जैसे BJJ कहलाता है, मैंने वो स्टार्ट लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 6 मंथ मुझे लगे कि उनको MMA को समझने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने MMA को जो है कंटिन्यू करता रहा। 1 साल के बाद मुझे फ़ाइट मिली थी नेशनल फ़ाइट टूर्नामेंट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें तकरीबन 4 मुझे फ़ाइट मिली थी ट्रायल के लिए। 4 फाइट विन करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है इस फाइट को आगे बढ़ाता गया। और जहाँ तक चोट की बात है वो ये है कि MMA में जो है ना 2 टाइप की फ़ाइट होती है, एक एमेचर और एक प्रोफेशनल। एमेचर में ये होता है कि उसमें नीज़ एल्बोज वगैरह वो अलाउ नहीं होती, और भी कुछ रूल्स है इसके। और प्रोफेशनल में ये तमाम तर चीज़ें इसमें वो होती है, क्या ना, अलाउ होती है, और टाइमिंग भी इसकी ज़्यादा होती है प्रोफेशनल में। एमेचर में टाइम भी कम होती है और नीज़ और एल्बोज अलाउ नहीं होते हैं, और कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। बख्त मोहम्मद, अब ये जिस तरह मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, इसमें सिर्फ जो है आपने क्लब ज्वाइन नहीं करना होता, जिम नहीं जाना होता, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, एक प्रॉपर ट्रेनर भी रिक्वायर्ड होता है। तो क्या वो भी साथ थे और मैनेज किस तरह करते थे, क्योंकि कहा जाता है थोड़ा महंगा शौक है ये? बिल्कुल, ये अपना इंडोरेंस का बहुत ख्याल रखना होता है कि आपका स्टेमिना अच्छा रहे ना। तो ये है कि हमारे कोच वगैरह जब भी हम जाते हैं, तकरीबन अभी मुझे 5 ईयर हो गए, अभी भी कोच की गाइडलाइंस के बगैर हम ट्रेनिंग नहीं करते। कोच हमें बताते हैं ये करना है, ये करना है, तो उसके बाद फिर हमें जो है ना आगे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करनी होती है। एक दिन छोड़ के रेसलिंग हो गई, और एक दिन हम रेसलिंग करते हैं, अगले दिन बॉक्सिंग, फिर उसके अगले दिन किक बॉक्सिंग, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी आ जाती है, बॉक्सिंग भी आ जाती है, किक बॉक्सिंग और ग्राउंड गेम जो उसका मेन होता है। ये तीनों चीज़ों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना इनको परफॉर्म करना होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा, तो ये तो बताइए ना बख्त मोहम्मद के इसमें ट्रेनिंग में कहीं ये भी शामिल होता है कि आपने मुस्कुराना नहीं है और सीरियस रहना है, ताकि आपका जो भरम है वो बरकरार रहे, और ख़ासतौर पर MMA में जो एंगर होता है उसका इजहार करता है, अब आप मुस्कुराएं। नहीं, बिल्कुल यही होता है कि जब फेस टू फेस होते हैं ना फाइटर, उनकी पिक्चर लिया जाता है, तो उस वक्त हमें ये कहा जाता है कि आप लोग जो है ना आसे ना बिल्कुल गुस्से से एक दूसरे को देखो। तो वो कहने के बाद फिर रिंग में जब होते हैं तो बिल्कुल बंदा सीरियस ही रहता है। सही, ऐसा ही है। अच्छा, बेसिकली तेहरान में होने वाले इवेंट में आपने मुकाबले जीते और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियन बने। इस मुकाबले के हवाले से बताएं, किसने गाइड किया, किसने बताया, कब आपने पार्टिसिपेट किया, कोई स्पॉन्सर है या खुद करते हैं? कितने मरहले थे, कितनी फाइट्स इसमें आपने लड़नी थी, कितनी जीती हैं? ये हुआ था कि 2022 में जब हम लोग अफ़गानिस्तान गए थे, तो वो अफ़गानिस्तान की फेडरेशन का थोड़ा सा हमारे साथ मतलब हेल्प किया था उसने, कि आप पाकिस्तान से जो है ना फाइटर हमें या अफ़गानिस्तान की फ़ाइट के लिए लेकर आओ। यहाँ पर तकरीबन 8 मुल्क थे, जैसे काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे फाइटर वहाँ आए हुए थे। तो मेरी जो फ़ाइट थी वो डिसाइड हुआ था अफ़गानिस्तान के फाइटर से। तो वो अफ़गानिस्तान के लोगों ने ही हमें, जितने भी फाइनेंशियल था वो लोगों ने खुद ही किया। ईरान में भी ये हुआ था कि अमीन मार्शल ने कॉल आई थी उसको, जो मैनेजर है, तो वो हमें साथ लेकर गए थे तेहरान। वहाँ पर भी फाइट इसी तरह हुआ, की सपोर्ट थी हमें। कोई स्पॉन्सर अभी तक मिली नहीं है, ना किसी ने कांटेक्ट किया। सही। तो अब किस इवेंट की तैयारियां जारी हैं, किस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, कहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? अभी ये हुआ था रिसेंटली, मुझे हमारे जो कोच है उसने कहा था कि सिंगापुर में फ़ाइट आ रही है, और एक और इकरा टाइगर के नाम से था, उसने भी मुझे कहा था कि थाईलैंड में फ़ाइट आ रही है MMA की, लेकिन आपको स्पॉन्सर ख़ुद करना है। तो स्पॉन्सर के लिए कोशिश की थी, ट्राई तो किया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो सका, तो उस वजह से वो फ़ाइट के लिए हम गए नहीं। अच्छा बख्त मोहम्मद, अब चूँकि इसमें सिर्फ आपने जो ज़ोर आजमाई है वो नहीं करनी होती, इसमें आपने लड़ना नहीं होता, थोड़ा सा आपने जो फोकस है माइंड का वो भी क्लियर रखना होता है।
तो उसकी कोई अलग से ट्रेनिंग है या फिर यही कोचेज आपको बताते हैं कि आपने जो सामने वाला फाइटर है उसके दिमाग के साथ कैसे खेलना है? ये होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ट्रेनिंग में वो स्पायरिंग काफ़ी ज़्यादा कराते हैं। तकरीबन स्पायरिंग हमारी दिन में 4 से 5 फाइटर के साथ होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है ना ज़ोर लगाने से मना करते हैं कि आप जो है ना तरीका पे जाओ, उनके साथ तरीके से खेलो। और बाकी ये है कि ज़ोर नहीं लगाओ। ज़ोर पे ये होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी लगाओ ना तो स्टेमिना बिल्कुल लूज़ हो जाता है, उसके बाद खेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। तो इस चीज़ से हमें बचना है कि ज़ोर ना लगा दें, बिल्कुल हम तरीका अपनाएं, तरीके से उनके साथ। जैसे ग्राउंड गेम में साइड कंट्रोल माउंट पे आ गए और वहाँ से जो है ना आपने सबमिशन लगा दिया या फिर आपने जो है ना अपने पंचेस किया, हिट कर दिया, तो ऐसा ऐसा आहिस्ता आहिस्ता करने होते हैं। सही हो गया। बख्त मोहम्मद, ये बताइएगा कि अभी तक जितनी भी आपने फाइट्स की उसमें कोई ऐसी फाइट, ड्रीम फाइट या कोई ऐसी फाइट जो कि बहुत यादगार है, दिल के बहुत करीब है, कोई बहुत मुश्किल हुई या कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, 2 फाइट, एक अफ़गानिस्तान खौस में हुई थी, वो मुझे बहुत याद है, और दूसरी पाकिस्तान में हुई थी जो MMA के नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, ट्रायल। वो मुझे लास्ट फाइट याद है। उस लास्ट फाइट में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किया था। मेरी सिलेक्शन हुई लाहौर के लिए, फिर वहाँ पर मैंने फ़ाइट किया था। लेकिन क्या ऐसा था उस फाइट में जो इसके याद अलावा आता है, मैंने जो पेशावर में हुआ था, अफगानिस्तान वो वाली भी तकरीबन थी? मुझे बहुत याद है कि वो, जी जी। बख्त मोहम्मद, उस फाइट में ऐसा क्या था, क्या डिफरेंट था? क्या ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था या उसके भी आपकी तरह के एक्सप्रेशन ऐसे थे जो कि दूसरे बंदे को डरा देते हैं, या उसने स्माइल करके आपको वेलकम किया? क्या था ऐसा उस फाइट के बारे में ये में? है कि MMA वाले जो है वो थोड़ा सा कंपोज रहते हैं। जो उनके expressions नहीं, भी वो ये ऐसे। था, जो मेरा मेजर गेम था वो ग्रैपलिंग था। ग्रैपलिंग में जी जी, उनका भी मेजर गेम तकरीबन ग्रैपलिंग ही अच्छी थी उसकी। तो मुझे वहाँ पर बहुत मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि फाइट से पहले मैं जो हमारे कॉर्नर है वो ये बताते हैं कि उनका ये गेम जो है ना थोड़ा सा, इनके पास ये वीकनेस है, आपको इसकी वीकनेस पे जाना है और वही खेलना है। तो जो इनकी वीकनेस थी वो मैं नहीं पकड़ सका। तो ग्राउंड गेम जो मेरा मेजर है वो भी उनका था। तो आहिस्ता आहिस्ता लड़ के तो ये हुआ था थर्ड राउंड में कि मैं पॉइंट्स के बुनियाद पर मुझे जो है ना मुझे जीत दिया गया था। सही। तो जब बख्त मोहम्मद, बहुत सारे नौजवान आपको देखते हैं और बहुत सारे नौजवान अब चूँकि चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें और ऐसा डिफरेंट करें जैसे आपने किया है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड का इंतखाब करने के बाद क्रिकेट भी आपने खेली, फुटबॉल भी खेला, बाकी भी शौक थे, लेकिन नाम आपने रोशन किया MMA फाइट में। और जो नौजवान आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं इस फील्ड में आना, उनको क्या कहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, किस एज से स्टार्ट करें और कितनी मेहनत है, कितने साल लगातार वो मेहनत करें फिर उसके बाद फाइट के लिए रिंग में उतरें? ये है कि वो शुरू में अगर ये गेम कंटिन्यू करना है तो बचपन ही से बेस्ट है कि अगर वो वहाँ से कंटिन्यू करें। तो ये तो अभी आपने देखा था कि कभी 31 ईयर मेरे ख्याल में उसने रिटायरमेंट ली। हालांकि 31 ईयर से तो पाकिस्तान में लोग यहाँ कर MMA को ज्वाइन करते हैं। तो अगर जितनी वो छोटी उम्र से वो MMA को ज्वाइन करेंगे और अपना स्किल डेवलप करेंगे तो उनको बहुत ही बेनिफिट होगा। वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आसानी से जा सकते हैं। और फाइट खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 1.5 साल गुजार दे छोटी उम्र में तो उसको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। और फाइट का एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा तब होगा जब वो फाइट लड़ेंगे और सही। अपना ट्रेनिंग करेंगे, स्पायरिंग करेंगे। तो इसलिए इनका आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनके ट्रेनिंग। वक्त मोहम्मद, ये बताइएगा कि सिर्फ मसल्स की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती, अच्छी डाइट भी रिक्वायर्ड होती है। तो डाइट के हवाले से भी बताइएगा कि क्या डाइट लेते थे और कौन सपोर्ट करता था? जिस तरह आपने बताया अपने वालिद साहब के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, कि उनको भी देख के आपको बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, तो क्या वो आपको डाइट के हवाले से भी गाइड करते थे, बताते थे, चीज़ें भी ला के देते थे? और किस तरह बड़ा कंसर्न होती है कि इस तरह का खेल क्यों खेलना जिसमें जख्मी होने के चांस ज़्यादा होते और हैं? जिसमें तुम पराठा ना खाना पड़े, वो क्या काम है? ऐसा भी होता रहा है कभी? तो जी बिल्कुल ये होता था। वालिद साहब और बाकी जो मेरे पूरे पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं इनसे बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं आगे खेलूँ।
आज तक मेरी बेटी जब मेरी फ़ाइट देखती है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है मुझे, बल्कि और ये सजेशन देती है कि इसको आगे और लेके जाओ और अपना फ़ाइट खेलता रहो। ये पाकिस्तान के लिए जो आप खेल रहे हो बड़ी बात है, आप जो है ना इसको आगे मतलब इसको आगे कंटिन्यू करता रहो और कभी हिम्मत नहीं हारना। और अभी तक मैं कोशिश इसी में लगा हूँ, दोस्तों के या तो फिर पेरेंट्स के, और ये जी जो बहुत शुक्रिया बख्त मोहम्मद, और हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें और इसी तरह से आप कामयाबियां हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आप सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और नाज़रीन, ये बख्त मोहम्मद, इस तरह के बहुत सारे नौजवान हैं जो बहुत मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें मेहनत करते हैं, और इतनी खामोशी से मेहनत होती है कि जब वो कामयाब होते हैं, और कहा भी जाता है कि मेहनत करनी है तो इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी बोले और कामयाबी दुनिया को बताए कि हाँ इसने मेहनत की है। बख्त मोहम्मद हमारे दरमियान मौजूद थे, और कहाँ से उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया और कहाँ पहुँचे, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हमारे दरमियान ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि एफ़र्ट कर रहे हैं, और एफ़र्ट करना ही खूबसूरती होती है किसी भी चीज़ की। बख्त मोहम्मद बड़े सीरियस से हमारे गेस्ट थे, जिनके सेगमेंट में सिर्फ हम हंस रहे थे, और वो जो थे ना बड़े कंपोस्ट, बड़े संजीदा थे। और ऐसे ही कहा भी जाता है कि जो इस तरह की गेम्स होती हैं, जो एग्रेसिव गेम्स होती हैं, एग्रेशन की गेम्स होती हैं, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उसके एक्सप्रेशंस देख के ही ना दूसरे का मोराल डाउन हो जाना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ थी, हमें भी अच्छी लगी। और हम सोच रहे थे कि उनके ओपोनेंट्स के उस पर क्या गुजरती होगी जो सीरियस थे, जो ओपोनेंट्स थे वो भी तो ऐसे ही होंगे ना। हाँ, ये तो ऐसे। चलिए जी, अब बढ़ते हम कुछ गेम्स की जानिब, और एक ऐसी गेम है जो कि तकरीबन 1 सदी कबल इसका आगाज़ हुआ था, और इसको कहा जाता है किब्राश ट्रस्ट, जिसने 2022 में स्कॉटिश हाईलैंड गेम्स के हिस्से के तौर पर इस किब्राश पिकनिक एंड गेम्स 1934 में जो ख़त्म हुई थी, और उसके बाद दोबारा आगाज़ हुआ। रोज़ बॉल ट्रॉफ़ी इंग्लैंड की एक काउंटी है, और ये ट्रॉफ़ी दरियाफ्त हुई है 1 सदी कबल की ट्रॉफ़ी अब दरियाफ्त हुई, गुम गई थी, और अब ये ट्रॉफ़ी जो है दरियाफ्त हो गई है। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ट्रॉफ़ी गुम गई और अब जो है ये ट्रॉफ़ी मिल गई है। और ये भी आपको बता देते हैं कि तो हमारे तो पैसे गुम होते हैं, कागजात गुम लेकिन होते हैं। हमें नहीं मिलते दोबारा। 2022 में जब मुकाबलों का दोबारा आगाज़ किया गया है, तो आखिरी बार ट्रॉफ़ी जो थी ये रोवन टेलर के पास मौजूद थी, जिसके वालिद ने मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इसको हासिल किया था। और ट्रस्ट की जानिब से ट्रॉफ़ी के लिए एक अवामी अपील भी जारी की गई है, और जिससे मुतल्लिक मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त भी अच्छा की मारून, गई कभी है। आपको ऐसी कुछ नायाब चीज़ मिली हो जो कि आपके आबा और अजदाद से उसका ताल्लुक हो, पेरेंट्स के बचपन की कोई चीज़ हो जो उनसे उनको ना मिल रही हो और आपको मिल गई हो, कभी ऐसा हुआ? ऐसे हो जाता है, कभी कोई पुरानी चीज़, कभी कोई पुरानी तस्बीह जो दादों की थी या उससे पहले किसी की थी, परदादों की थी, वो कोई पुरानी चीज़ मिल जाती एक्साइटमेंट है। होती है जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है, और उसको खासतौर पर संभाल के रखते हैं। हमारे घरों में एक हिस्सा होता है जहाँ पर हम वो तमाम तर चीज़ें महफूज करके रखते हैं, लेकिन वो इस तरह से महफूज रखते हैं कि हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा होता, बाकी सब कुछ मिल रहा होता है। और जब हम बाकायदा किसी चीज़ को तलाश कर रहे हो तो उस वक्त हमें बहुत सारी ऐसी नायाब चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता होती है। जब हमें ये मालूम होता है कि इसका ताल्लुक या तो हमारे पेरेंट्स से, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे दादा दादी, नाना नानी से है, तो हम अपने वालिदैन को वो दिखाते हैं, और फिर ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये देखें हमें कौन सी चीज़ मिली। और फिर वो तमाम तर जो एक मूवी जैसा सीन होता है वो हमारे जहन में चलता है कि ये हमारा बचपन था, ये हमारी पुरानी यादें हैं। और अपनी पुरानी यादें कभी कभी मिल जाए तो इंसान को ना हंसी भी आ रही होती है कि भाई हम क्या करते थे। खैर, अब हम क्या करते हैं ये तो अलग बात होगी, लेकिन दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें। ऐसे ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो इंसानी बॉडी जैसे हैं, और इस तरह की डिफरेंट इजादात हो रही हैं कि हम भी हैरान हैं कि वो कहते हैं ना, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। सो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने इंसान नुमा ह्यूमनिड रोबोट की जो है उसकी रुनुमाई की है, नकाब कशाई की है। और ऑप्टिमस जनरेशन 2 टेस्ला की तख्लीक करदा रोबोट की ये एक नई नस्ल है जो कि इंसानों जैसे काम करेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कपड़े धो रहे हैं, किया गया था कि ये ह्यूमन एक्सप्रेशंस को भी पहचानेगा, फिर ये जो इंसान के जो मशकें होती हैं, जो एक्सरसाइज होती है,
वो भी ये कर सकता है। और बाकायदा तौर पर घर के काम, जिसे हम कहते हैं किचन के कुछ काम है, या फिर आपने जो निशानदेही की कि कपड़े भी धो सकता है, कपड़े इस्त्री भी कर सकता है, तो अब ये अगेन वो जो बात की जाती है कि ये किसका काम है, किसको करना है, तो ये रोबोट भी काम कर सकते हैं। तो काम करने के लिए होते हैं, किसके करने के नहीं होते, काम सिर्फ करने के होते हैं। अब एक काम ऐसा भी है जिसमें एक अमरीकी जोड़ा है और वो सब कामों से फारिग होकर उन्होंने 1 साल के अंदर 135 कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं। और मानूर का ये सवाल था कि इंसान थक नहीं जाता, इंसान बोर नहीं हो जाता 1 साल में इतने कॉन्सर्ट्स अटेंड क्योंकि कॉन्सर्ट पे जाना इटसेल्फ बड़ा टायरिंग काम है। एक दिन आप जाते हैं, दूसरे दिन आप जाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर रोज रोज ऊंचा ऊंचा म्यूजिक सुनना शायद मुझे लगता है जिन लोगों को इतना ज्यादा शौक नहीं होता। हाँ, तो थोड़े स्मार्ट भी हैं, वो जाते थे कॉन्सर्ट पे, तस्वीरें बनाते थे और आ जाते और उन्होंने क्या किया जी, साल 2023 में जब वो 20वें कॉन्सर्ट पे गए तो उन्होंने ये सोचा कि अब जो है हम एक आलमी रिकॉर्ड बनाएंगे और सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स पे जाएंगे इस साल। और उन्होंने 135 कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं इस साल और एक आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। और उन्होंने और मैथ्यू ब्राउन, ये मियाँ बीवी हैं दोनों, टेंजन और मैथ्यू ब्राउन ने जो है, मुझे हैरत हो रही है कि इनको स्पॉन्सर किसने किया है 135 कॉन्सर्ट जो है, या तो इनके पास काम कोई नहीं है, जॉब कोई नहीं है, या अब बिजनेस भी है तो वो कोई नहीं है, अब सिर्फ अब कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन पैसा कितना लगता है कॉन्सर्ट जाने में, ये भी तो आप देखें ना कि टिकट्स बाहर, खैर ये अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग जो है वो खा पी के खुश हो जाते हैं, कुछ लोग घूम फिर के खुश होते हैं। चलिए, अगर आपने सफर करना है खला का तो आपके लिए गाड़ी तैयार है, कैप्सूल तैयार है और बहुत जल्द इसकी निकाब कुशाई हो जाएगी, इसको जल्द खोल दिया जाएगा। 8 मुसाफिर इसमें बैठ सकते हैं, इसमें सफर कर सकेंगे, ये गुंजाइश रखेंगी। और एक टिकट की कीमत $1,25,000 है। डॉलर्स डॉलर्स है, ये रुपीस नहीं है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। सो आपको ये भी बता दें कि रॉकेट इस्तेमाल करने वाली दीगर खलाई सियाहती कंपनियों के बरक्स जो है ना, ये बड़ा डिफरेंट है। ये गोल होगा, आपकी स्क्रीन पे ही नजर आ रहा है। ये कैप्सूल तैयार किया गया, 8 लोग इसमें बैक वक्त आ सकते हैं। सो 8 लोग, नेपच्यून एक्सेलसायर इसका नाम रखा गया है और ये स्पेस पर्सपेक्टिव ने कायम किया है और ये अपने विजन के लिए पेश किया जाएगा। पहले लोग इसको देखेंगे और जो देख के लग रहा है, हम स्पेस की मूवीज़ भी बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारी सीरीज़ हम देखते रहे हैं। इस तरह की जो साइंस फिक्शन या स्पेस फिक्शन मूवीज़ होती हैं उसमें दिखाया जाता है कि स्पेस का सफ़र कैसा होगा, लेकिन अब उसी ख्वाब को हकीकत में बदला है। और यही इंसान का तुर्रा इम्तियाज़ भी है और उसके लिए चैलेंज भी है कि वो इस कायनात की वसतों को ना सिर्फ दरियाफ्त करे, जाने, बल्कि वो उस रब को भी पहचाने जिसने ये पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम तख्लीक किया है। बिल्कुल जनाब। और अब एक बड़ी मज़ेदार सी खबर का रुख करते हैं। होता ही है कि अक्सर औकात बारिश होती है तो हम जो है एंजॉय करने बारिश चाहते हैं, होने वाली थी फिर नहीं हुई, बस ऐसे तो होता है ना, वो जो थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज, थैंक्स टू अस जिन्होंने अपनी क्लाइमेट का खैर ये हाल कर दिया। बट अब ज़रा हम रुख करते हैं एक बड़ी मज़ेदार सी खबर का। होता ये है कि बारिश होती है और छतरी भी नहीं हो तो हम उसको लेके जो है वो घूम रहे होते हैं। बल्कि कल हमने ये भी देखा कि एक खातून जो थी वो छतरी लेके घूम रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रिकॉशनरी मेजर है। धूप भी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी, लेकिन उनके पास छतरी थी। और अब देखिए ये इतना अनयूजुअल कॉम्बिनेशन था कि सबकी तवज्जो गई और वो 2 से 3 मिनट तक मौजूद बहस भी रही। बिल्कुल जनाब। लेकिन होता ही है रिजवान, जब हम छतरी पकड़ के चल रहे होते हैं, इवन बारिश भी हो रही होती है, तो हमने जो है ना वो हमारे हाथों में दर्द हो जाती है और हम बहुत तंग आ जाते हैं। और जब तेज़ बारिश होती है हम कहते हैं बेशक गीले हो जाए, अब हमने छतरी नहीं खोलनी। तो कहते हैं ना ज़रूरत इजाद की माँ है। तो ऐसी ऐसी इजादात होती हैं हमारी ज़रूरतों के तहत कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। एक नौजवान ने एक ऐसी छतरी बनाई है जो कि साथ साथ उड़ती रहेगी उसके, क्योंकि बारिश के बायस जो है ना हाथ में दर्द हो जाते छतरी खोलने से बार बार और उसको पकड़ के चलना। तो ऐसी छतरी जो बनाई गई है जो कि साथ साथ उड़ेगी। और ये उड़ने वाली जो छतरी है ये बारिश का जो है ना सारिफ जो चल रहा होगा उसमें उसका पीछा करती खिलौने रहेगी। तो हम देखते हैं ना कि बच्चों के बहुत सारे खिलौने आते हैं, उनमें सेंसर्स लगे होते हैं और आप हाथ हथेली नीचे करते हैं तो वो खिलौना जो है वो एक दफ़ा फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। और अब ये छतरी है जो कि अब पता नहीं, अब ये तो अकेले घूम रहे हैं ना छतरी लेकर, जब 3 से 4 लोग होंगे तब क्या होगा, ये किसके पीछे जाएगी? और अगर छतरी आगे चली जाए और आप पीछे रह जाए तो अब ये छतरी आप कहीं और है, छतरी या किसी और के साथ चली गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका तो नुकसान हो जाएगा। और कलर्स भी बड़ा मैटर करेंगे कि कौन से कलर की छतरी मिली थी, क्योंकि बारिश में तो सबके पास छतरी होती है। यहाँ पे तो ये भाई साहब अकेले हैं, इंजीनियर तो हैं, काम तो किया है, मेहनत तो किया है, लेकिन कुछ और भी सोचना पड़ेगा कि इसमें जाहिर है एक इजाद है, तो इजाद को बेहतर से बेहतरीन होते में कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन ये ड्रोन की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि इसके वो क्वाडकॉप्टर की तरह पर लगे होंगे और ये उड़ेगा और प्रेशर बिल्ड करेगा। अब इसका शोर कितना होगा और इसमें चलने
वाली बैटरीज किस तरह की होंगी, ये कितनी एक्सपेंसिव होगी, इस हवाले से तफसीलात भी हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। अब हम ये कुछ बड़ी बात करते जबरदस्ती हैं। एक इजाद थी और जो हमने देखी हमें मजा आया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कि बड़ी डिफरेंट हैं और हम खुद भी रूटीन में करते हैं, कभी कभी बड़ा डिफरेंट हम काम करते हैं। तो जो अगर आपके में कोई ऐसा हुनर है तो आप भी आलमी क्रिकेट के लिए अप्लाई करें और काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के एक और नौजवान हाँ, ने स्ट्रीक बनाने से रिकॉर्ड नहीं कायम होते, कुछ काम करना पड़ता है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मोहम्मद अरशद ने क्या किया कि 1 मिनट में 77 बॉटल्स के ढक्कन खोले हैं और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है उन्होंने। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कैसे उन्होंने 77 बॉटल्स के ढक्कन खोले हैं 1 मिनट में। माथे का इस्तेमाल किया उन्होंने और जिसे कहते हैं कि ये अब बेमोल की टक्करें मारते हुए इन्होंने ये अपने रिकॉर्ड बना लिया। हाथों से ये जो है हाँ। कारनामा आप देख रहे हैं और साथ साथ माथे से भी स्क्रीन पर। और ये तरीका जो है ये एक हाथ से खतरनाक भी हो बॉटल सकता है, आप पकड़ के- अपने घरों में ये ट्राई मत कीजिएगा, खासतौर पर बच्चे ट्राई मत करें, क्योंकि ये तमाम तर उन्होंने जो कोशिश की है ये तमाम पैरामीटर्स को सामने रखते हुए, ये इसमें एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, फिर जिस तरीके से बोतल खोली जा रही है और जो अरे। उसको बोतल पकड़ा रहे हैं, कांच की बोतल है और जो देखें मेटल का ढक्कन है, तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात कीजिए, तमाम पैरामीटर्स को, हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए किसी बड़े की सरबराही में आप सरपरस्ती में अगर आप ये करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, इसके अलावा कोई नहीं। अब हम चलते हैं जी टेंट पैकिंग, और ये वो खेल है जिसे हम क्या बात है। नेज़ाबाजी कहते हैं और इसे कहते हैं बादशाहों का खेल। बिल्कुल जनाब, बादशाहों का खेल कहा जाता है नेज़ाबाजी को और पसंद भी किया जाता है, रॉयल गेम कंसीडर की जाती है। नेज़ाबाजी कब शुरू हुई, क्यों की जाती है, क्या इसमें मज़ा आता है? ऑब्वियसली गेम तो है, लेकिन बादशाहों के खेल के साथ साथ इसको पंजाब का सकाफती खेल भी कहा जाता है। कहीं पर भी मेला होगा वहां पर आपको ये जरूर इवेंट मिलेगा कि नेज़ाबाजी का खेल हो रहा है, और इसमें बहुत सारी वेरिएशन आने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो घुड़सवार की नेज़ाबाजी है वो असल नेज़ाबाजी है। ये तो खैर वो जो ये तो बड़ा जो है ना, आपने रिलेटिव से टॉपिक स्टार्ट कर दिया रिजवान। ये तो अब जेरे बहस रहेगा उन लोगों के दरमियान जो घुड़सवार की नेज़ाबाजी करते हैं और जो स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। खैर दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन नेज़ाबाजी जिसको बादशाहों का खेल कहा जाता है, पंजाब का सकाफती खेल कहा जाता है, उसके हवाले से हमारे पास एक पैकेज है, आइए देखते हैं। बादशाहों का खेल नेज़ाबाजी पंजाब की रवायात और सकाफत से कम नहीं, जिसे लोग आज भी खेलते और पसंद करते हैं। पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के हवाले से मशहूर नाम प्रिंस मलिक अता मोहम्मद की याद में फतेह जंग के इलाके कोट फतेह खान में नेज़ाबाजी के 3 रोज़ा मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 88 टीमों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। सर बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है, अरब से शुरू हुई थी, पाकिस्तान में अब ये बहुत ज़्यादा प्रोमोट हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ का तो ये नेशनल गेम बनती जा रही है, अरब कंट्रीज़ तो इसको बड़ी प्रमोट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी कलरफुल गेम है। बारक रफ्तार घोड़ों पर सवार रवायती लिबास जेब तन किए गए गबरू खिलाड़ियों ने ताक ताक निशाने लगाए और पॉइंट्स हासिल करने पर शायकीन से खूब दाद वसूल की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे घर का इवेंट है। ये मलिक अता साद मोहम्मद खान जो है प्रिंस ऑफ पाकिस्तान जो खिलाए जाते हैं, ये उनके यादगार में एक मेला हो रहा है, कोट फतेह खान में हो रहा है। ये उनका घर है, उनका होम ग्राउंड है। हमारा जो क्लब है वो उन्हीं का ही क्लब है, उन्हीं का क्लब हम दुड़ा रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत सरपरस्ती करे तो वो आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। घोड़े पालना और फिर मैदान में घोड़ा दौड़ाकर नेज़ाबाजी करना हजारों साल कदीम पुराना फन है। इस फन को जिंदा रखने के लिए इस तरह के इवेंट काबिल सताइश हैं, जिनको फिरोग मिलना चाहिए। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के लिए हसन फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोट फतेह खान। सुबह पाकिस्तान की जो टीम है वो कैसे मेहनत कर रही है और कहाँ पहुंच जाती है, जैसे पता चलता है इवेंट हो रहा है, हसन भाई तो पहुंच जाते हैं फौरन से पहले और रिपोर्ट बना लाते हैं हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए खास तौर पर। वेल नेज़ाबाजी के हवाले से तो आप रिपोर्ट ये देख रहे थे, लेकिन अब जरा रुक करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम रिजवान बड़ा डाइवर्स है। आज हमने जो है ना बड़े डिफरेंट मौज़ूआत पे बात की ढोल है। सुन लिया आपने? ढोल भी सुन लिया, तो क्यों ना आप गिटार सुने। अब जरा म्यूजिक का रुख बदलते हैं और हमारे दरमियान उभरते हुए एक स्टार सिंगर मौजूद है, एहतशाम मलिक। और एहतशाम मलिक सिंगर हैं। कब उन्होंने गायकी का आगाज किया, किससे सीखा, क्या पसंद है, आज क्या सुनाएंगे, ये तमाम बातें हम जानेंगे एहतशाम से। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू।
एहतशाम कब आगाज किया सिंगिंग का, कैसे शौक हुआ? इम्पोर्टेंट सवाल है, क्यों गाते हैं? क्यों गाते हैं आप बताएं जरा, रिजवान के मुश्किल सवाल, क्यों गाते हैं? गाता क्यों हूँ, मतलब शौक है दिल में, एक मज़ा आता है गा के, अच्छा, सुकून मिलता है। अपने लिए गाते हैं दूसरों के लिए गाते हैं? अपने लिए गाता हूँ। अपने लिए गाते हैं, ये अच्छी बात है। जो भी इंसान आपको सबसे पहले, अगर आप जो काम खुद के लिए कर रहे हैं ना, वो आप अच्छा करते हैं काम, ये बड़ी निशानी है। बिल्कुल। अब बताइए जिनके सवाल का जवाब। कब से शुरू किया? मैं बचपन से स्कूल में, जैसे हर किसी की स्टोरी होती है, मैं स्कूल में नात पढ़ता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पड़ा गाने का, गिटार सीखा, फिर प्रॉपर मैंने गाना सीखा। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से मैंने क्लासेस ली, फिर मेरे टीचर हैं क्लासिकल, उनसे मैंने सीखा। ख्वाजा आमिर शहजाद साहब, उनसे मैंने प्रॉपर क्लासेस ली, तो ऐसे चलता रहा। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम गाना तो ऐसे है कि सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो सुन के सीख लेते हैं और हमें आता है, हमारी आवाज़ अच्छी है। 4 दोस्त कहते थे आवाज़ अच्छी है, प्रोफेशनली गा लो। सीखा तो हमने सिर्फ गिटार सीखा है या हारमोनियम सीखा है? नहीं, सीखना पड़ता है। आप अपनी आवाज़ बनाने के लिए सीखना तो ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है, आप उसको तो सीखे बगैर तो नहीं कर सकता बंदा। टैलेंट होता है, जारी बात है, उसको पॉलिश करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई प्लेटफॉर्म तो आपने यूज़ करना है ना। सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह के गाने गाते हैं, किस तरह के गाने पसंद करते हैं? पॉप, मेटालिक, क्लासिकल, किस तरह के? मूड के हिसाब से बेसिक जो मेरा शौक है ज़्यादा वो गज़ल टाइप है, क्लासिकल। लेकिन जब मूड होता है तो पॉप भी सुनते हैं, गाते हैं। और गज़ल क्या गिटार के साथ? बस थोड़ी थोड़ी गिटार के साथ भी कर लेते हैं। क्या फ्यूजन है ये? फ्यूजन, और इसमें बड़े फनकारों का, बड़े गुलकारों का और म्यूजिशियंस का, खासतौर पर अगर हम जिक्र करें खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान का, जिस तरह से सानुकपल चैन नावे में गिटार का फ्यूजन था, किसी यार ना बिछड़े इस गाने में था, और बहुत सारी उनकी ऐसी गज़लें हैं जिनमें गिटार के बाकायदा पीसेस हैं और वो बहुत लुत्फ़ देते हैं, और ये बड़ी डाइवर्सिटी थी। थोड़ा सा अपोज किया गया इस चीज़ को कि आप वेस्टर्न म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को ईस्टर्न म्यूज़िक में लेके आ रहे हैं, आप जो उसकी ओरिजिनलिटी है उसको ख़राब करेंगे। लेकिन जब वो सुना, चीज़ बनी, कंपोज हुई, और उसके बाद खान साहब की आवाज़, तो फिर क्या ज़बरदस्त चीज़ थी। तो क्या सीखा है, कुछ सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मैं एक गज़ल आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुँह धर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए।
क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। बड़ा मुश्किल आपने ये सिलेक्शन की और इसको क्या गाना इतना निभाया, आसान नहीं वाह है। क्या बात है। बस मुझे शौक था क्लासिकली का, तो मैं कोशिश करता हूँ यही गाने की। अच्छा, तो सुनते किसको क्लासिकल में? सुनता अभी जो न्यू टैलेंट में मैं सुनता हूँ ज़ीशान अली को। अच्छा, ये उन्हीं की दोबारा जो उन्होंने दोबारा से गाया इसको रीमिक्स करके, तो मैंने उसी को ट्राई किया दोबारा से। अच्छा, अभी रिसेंट में। और वैसे उस्तादों में किसको सुनते ज़रा? उस्तादों में मैं मेहदी हसन साहब को सुनता हूँ, वो तो और पता चल उसके गया। अलावा नुसरत साहब को सुनता हूँ, आतिफ असलम को। अच्छा, अरे उस्ताद हैं जो वो सारे। अब कहीं परफॉर्म करने जाएं, दोस्त भी अगर बैठे हों तो अक्सर होता है ना कि जिसके पास गिटार है, हाँ। कहते हैं भाई अब चाय पे बैठे हैं या दोस्त बैठे हैं तो कुछ सुनाए ना, लेकिन और कुछ उदास नहीं सुनाना, मूड अच्छा करना है, मूड ख़राब नहीं करना, इस तरह की फरमाइश आती है। बिल्कुल। तो अच्छा मूड करने के लिए अब ज़रा उम्र तो होती है दुखी गाने की, जी जी। जो अच्छे मूड वाले गाने होते हैं वो कम ड्यूरेशन के होते हैं, वो कम जल्दी फेड आउट हो जाते हैं। तो कोई ऐसा गाना हमारे नाज़रीन को सुनाए ना जो कि मूड महमूद अच्छा का मूड कर भी दे। अच्छा कर दे, हमारी जितनी टीम है सबका मूड अच्छा कर दे, और जो आगाज़ है कि अभी पूरा हफ्ता पड़ा है, मूड अच्छा हो जाए आज। इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, अभी सॉन्ग चल रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, एक ड्रामे का सॉन्ग चल रहा है। जी जी प्लीज OST, तो मैं आपको प्लीज वो प्लीज सुनाता हूँ। प्लीज। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या घर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या घर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, क्या वाह, बात क्या है बात है, एहतिशाम। मेरा है प्यार अमर। जबरदस्त एहतिशाम, आप इतना खूबसूरत गाते हैं कि हमारा दिल ही नहीं चाह रहा कि हम गानों के अलावा आपसे कोई बात करें। मुझे ये बताइएगा कि अपना सॉन्ग कोई कंपोज कर रहे हैं या कोई प्लान है? अभी अपना मैं सॉन्ग बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ऑन एयर होगा, आप लोग सुनेंगे। लिखा हमें तो खुद है? हमें तो जरा ने बताया कि ये बात आप पिछले कोई 1.5 साल से कर रहे हैं कि मैं गाना बना रहा हूँ अपना। बस ये बहुत बड़ा गाना बनने है, इसलिए इतना टाइम लग गया इसमें। इतनी देर तक गाना बनता है तो फिर वो गाना तो नहीं बनता, फिर तो वो तवील बस, दुरानी की गजल बन जाती है। अपनी कंपोजिशन है, लिरिक्स कभी चेंज, फिर 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन वो फिर दोबारा उसको बनाया है, अभी फिर एक और चेंज किया उसके अंदर, तो बहुत जल्द अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो मशवरे तो नहीं ज़्यादा करते आप? मशवरे करता हूँ इसीलिए। वो बनाया गाना, दोस्तों को सुनाया, उन्होंने कहा कि नहीं ये चीज़ इसमें इधर मेरे वाला एक्सपीरियंस ऐड कर दो, है ना? ऐसे भी तो होता होगा। ऐसे ही है। तो अच्छा ये बताइएगा एहतिशाम, जब
कोई सिंगर गा रहा होता है तो बड़ा फील करके गा रहा होता है, कोई चीज़ याद आ रही होती है, रिलेट कर रहा होता है कि जज्बात जो है अल्फाज का रूप धारते हैं। वो या भी कहते हैं ना कि जब तक आपको चोट ना लगे तब तक आपकी आवाज़ में जब दर्द तक नहीं आप आता। किसी भी चीज़ को फील नहीं करते तो उसके अंदर वो फील आती ही नहीं है। जब आप उसको मज़ा लेके अल्फाज को गाते हैं तभी आप खुद आपको मज़ा आ रहा है ना गाने का, आप फील करके गा रहे हो तो ओबियसली दूसरों को भी और मज़ा जब अगर दुखी गाने हैं तो क्या अपना भी कोई चीज़ रिलेट करता है इंसान? आएगा। ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होता है। अच्छा, तो तभी जो है ना सही दर्द आता है आवाज़ में। ऐसे ही है। जब अब तो आसान नहीं हो गया सोशल मीडिया पर आप कवर बनाएं और आप हिट हो जाते हैं रातों रात ही। बिल्कुल ऐसे ही है, लक भी चलती है आपकी, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप आर्टिस्ट वही है जो लगा रहता है, बस अपने काम के ऊपर लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, एक ना एक दिन वो निकल ये जाता भी है। कहा जाता है कि आपको इस फन के लिए अगर आप सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं या आप एक्टिंग में करना चाहते हैं फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको अपने शहर से जाना पड़ता है किसी ऐसे शहर पे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हों, लेकिन सोशल मीडिया ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब तो बिल्कुल वीडियो है बनाएं। ऐसा, हमारा शहर तो ऐसा है कि यहाँ पे तो सारे यहीं पे आते हैं। मेट्रोपॉलिटन। अरे वैसे इस्लामाबाद की खासियत ये थी कि इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड बैंड्स बहुत होते थे और पाकिस्तान में बैंड म्यूज़िक, वाइटल साइंस, हम जुनून का जिक्र करें या ईपी की बात करें, आवाज़ की बात करें, कॉल, ये वो तमाम बैंड्स थे जिसके बाद जितने भी सिंगर्स आए बैंड्स हैं वो इन्हीं के कवर्स गाते ज़्यादातर। बिल्कुल, और अभी भी उन्हीं का म्यूज़िक फॉलो करते अभी थे। भी यही सीन है, पुराने गाने जितने भी हैं वही आप देखें वही ज़्यादा चल रहे हैं। अभी मैं खुद वही गा रहा हूँ, आप देख लें तो उन गानों के अंदर वो लज्जत है, वो मज़ा है, और वो उनकी लिरिक्स हैं जो सुनता है बंदा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा एहतशाम, आपने कहा कि आप उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी सुनते हैं, जी जी। उनका कुछ फ्यूजन आपने रिमिक्स कुछ तैयार किया है तो वो भी प्लीज सुना दे, जो क्योंकि आपने कहा सादगी- रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मैंने उसको ना उसके साथ रिलेट कर दिया। जो सादगी मैंने आपको सुनाया वो तो उन्हीं का ही है, लेकिन उन्हीं का उसके अलावा कोई ऐसा जो दुखी गाना हो, ये तो बड़ा एक जरा सा रोमांटिक भी गाना है लेकिन बट स्टिल अब रोने ना लग जाए इतना दर्द है सुबह गाने में। सुबह का टाइम है, आपको कोई लव चले अपनी मर्जी का सुना दे। कुछ ऐसा सुनाइएगा जो आपने बहुत कम सुनाया हो। हाँ मैंने कम ही सुनाया वैसे। अच्छा वैसे कुछ हमारे हम कोशिश कर रहे थे गाने की, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, कहा किसी ने नहीं, लेकिन हमने खुद ही समझ लिया कि नहीं हमें नहीं गाना चाहिए। हमसे ना हो पाएगा। ये गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे गया है तो हर किसी ने गाया हुआ है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। आप भी मेरे साथ हैं। रिस्क ले रहे हैं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और वाह, प्यार का क्या तो बात है। समाज दुश्मन है ना। और ये गाना इतना पसंद किया गया और इसके इतने रिमिक्स वर्जन आए, बल्कि एक ये भी आया था मुझे प्यार हुआ था मैं ख्वार हुआ था, और एक ये भी था कि मुझे प्यार हुआ था कई बार हुआ था। अच्छा ये शौक ऐसा है खासतौर पर मौसीकी का कि आप ना इस तरफ के हैं ना इस तरफ के हैं, आप पसंद भी कर रहे हैं, लोग आपका जो सर्कल है वो भी पसंद कर रहा है, लेकिन फैमिली में अक्सर होता है कि पढ़ लो, काम कर लो, ज़िंदगी बना लो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, इस तरह की भी बातें सुनने को मिलती हैं। फिर बहुत ज़रा ऐसे डाउट्स भी आते हैं जब एक अरसे तक आप अपना कुछ बना नहीं पाते हैं, गा रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहा, तो बहुत सारे डाउट्स, सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं कि यार मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये भी तो मुश्किल है, फेजेस हैं ये वाले भी। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। मैं घर से छुप के सीखने जाता था, कॉलेज से हम छुप छुप के जाते थे, और उसके बाद मतलब मुश्किल था। लेकिन अभी ये सीन ये है कि जब थोड़ा जब शोज़ में आने लग गए तो फिर घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया। हमने सपोर्ट तो अभी भी नहीं करते, लेकिन अब मना नहीं करते, पहले जैसे रोकते थे। अब गिटार घर में पहले छुपा के रखता था, अब ये है कि सामने रख लेता हूँ। अच्छा एहतशाम क्या कमर्शियली करते हैं? यस बिल्कुल, जाते हैं कॉन्सर्ट्स में? बिल्कुल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर होता है। यस। तो
अच्छा, ये जो कॉन्सर्ट से मुझे याद है, लोगों के सामने परफॉर्म करना, लाइव परफॉर्म करना और एक वीडियो बना लेना या एक अपना गाना ऐसे रिलीज कर देना, दोनों में कितना फ़र्क है? अपना गाना ज़्यादा मुश्किल है, एक नई चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है। लोगों के सामने खड़े होकर आप कुछ भी कर देना तो वो चल जाता है, अगर आप गलत भी कर लेते हैं ना तो पता नहीं चलता, मिक्स हो जाता है। लेकिन जब आप खुद कर रहे हैं अपना गाना, क्या कहते हैं उसको, कंपोज कर रहे हैं, उसको लिख के उसको जब बना के अब लोगों को सुनाना है आपने एक नई चीज़, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। और आपको एक दिल में बात चल रही थी, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सही सही। तो अब रिजवान, प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंडिंग की जानिब गामजन है, लेकिन हम हमेशा जो है ना म्यूजिकल, जब हमारे पास कोई सिंगर होता है तो म्यूजिकल एंड करते हैं। हमें इजाज़त दे दें। जी बिल्कुल, तो अब आप हमें इजाज़त दे दें एंड ओवर टू एहतिशाम। एहतिशाम जो है एक बड़े म्यूजिकल वे में प्रोग्राम का आज इख्तिताम करें। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रिजवान और मानूर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जो नजर आर पार हो जाए वही दिल का करार हो जाए। अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। संभालो जरा अपने आंचल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। सलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहीं अहले दिल का तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो।